हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर CHAPTR चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट। और इसके पहले मैं तुम लोगों को कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक डाटा एज इनपुट, डाटा इनपुट में लेता है, प्रोसेस करता है एंड जनरेट करता है आउटपुट। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लो कि इनपुट में हमारे पास क्या लेता है, वो डाटा, उसको क्या करता है, PROC प्रोसेस, एंड आउटपुट में जो चीज़ आती है वो क्या होती है हमारे पास, इंफॉर्मेशन। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल बिरयानी बनानी है तो कच्चे चावल तो नहीं खा सकते। कच्चे चावल को जब हम प्रोसेस करते हैं तब वो बिरयानी बनती है। तो डाटा, इससे एक और MCQs है, डाटा हमारे पास क्या होता है, मीनिंगलेस। और जब हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है मेरे पास, मीनिंगफुल। तो ये छोटी सी चीज थी यहाँ पे। अब प्रोग्राम के अंदर हमने इनपुट वाला काम भी करना है और हमने आउटपुट वाला काम भी करना है। सबसे पहले हम इनपुट के लिए आउटपुट के लिए देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा देख लो इनपुट और आउटपुट का सी लैंग्वेज में काम कैसे होता है। सी लैंग्वेज में इनपुट वाला काम होगा स्कैन एफ से, स्कैन एफ। और जो आउटपुट वाला काम है हमारे पास वो होगा हमारे पास प्रिंट एफ से। अब ये अगर भूल जाओ तो याद रखना, जो इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट 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 डिवाइस में स्कैन आते हैं ना, स्कैन इनपुट डिवाइस है तो स्कैन है। और आउटपुट डिवाइसेस जो प्रिंटर आउटपुट में आता है, प्रिंटर आपके हाथ में जो पेपर होता है वो प्रिंटर है, हार्ड फॉर्म में आया हुआ आउटपुट है, तो प्रिंटर से आ गया प्रिंटर। तो ये याद कर लेना, ये दो फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। वी नीड टू वे टू प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन वाइल राइटिंग प्रोग्राम। हमने जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, देखो तुम लोग कभी भी कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं खरीदोगे जिसके अंदर वो खुद ही इनपुट ले रहा है, खुद ही प्रोसेसिंग कर रहा है और खुद ही आउटपुट निकाल के खुश होता जा रहा है। मतलब तुम कुछ एंटर करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा फिर तुम्हें लगेगा हाँ भाई ये डिवाइस मेरे काम की है, इसका कोई फायदा है। नहीं तो तुम लोग कहोगे ठीक है भाई ये खुद ही काम कर रहा है तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारा फायदा कब होता है, जब हम उसको इनपुट देते हैं और फिर वो हमें उसके मुताबिक क्या करता है, आउटपुट देता है। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन कीवर्ड एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कीवर्ड्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, stdio.h, कोना.h, math.h, और उसके अंदर हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं printf, getch, ये हमने कुछ पिछले लेक्चर में पढ़े थे। सी लैंग्वेज ऑफर printf टू डिस्प्ले द आउटपुट एंड scanf, ये हमने उसने यहाँ पे बता दिया। आउटपुट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, printf, और scanf हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इनपुट के लिए। अब आते हैं प्रिंटफ पे। प्रिंटफ मुश्किल लंबी चौड़ी चीज नहीं है, आसान चीज है। दो चीजें हैं। प्रिंटफ हमने इस्तेमाल करनी है आउटपुट के लिए, यानी कि जब भी हम लोग कुछ लिखेंगे प्रोग्राम में, हमने आउटपुट में यूजर को दिखाना है, तो वो जो दिखाने वाली चीज है वो आउटपुट में, और जो आउटपुट आती है वो किस में आती है, कंसोल स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंटफ इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज। एक बिल्ट इन फंक्शन यानी कि हमें उसको डिफाइन नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ उसको इस्तेमाल करते हैं टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। इट नेम्स कम फ्रॉम प्रिंट फॉर्मेटेड। इसका पूरा नाम क्या है, जो एफ है, इस एफ का मतलब कि MCQ के लिए याद कर लो, फॉर्मेटेड। इट इज यूज्ड टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन स्क्रीन। फॉर्मेटेड आउटपुट कैसे, ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने लास्ट में बताया था, हेलो वर्ल्ड का, ये अपना नाम प्रिंट करने का। ये सिर्फ डबल कोट्स में, इन डबल कोट्स में तुम जो कुछ मर्जी लिख दो वो आउटपुट में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंटफ की। प्रिंटफ की बात करें तो प्रिंटफ के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था प्रोग्राम के शुरू में क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। प्रोग्राम के शुरू में हमेशा तुम लोगों ने, ये मैं रिमूव कर देता हूँ इस लेक्चर में ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। और ये आ गया हमारे पास मेन, और ये आ गया हमारे पास लिंक सेक्शन। जब भी प्रोग्राम शुरू करना है तुम लोगों ने ये लिखना है, और जब भी प्रोग्राम खत्म करना है तुम लोगों ने ये लिखना है। प्रिंटफ की बात करें तो प्रिंटफ के अंदर तुम लोग ये दो डबल कोट्स, और ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट, और हर लाइन के एंड पे आता है सेमीकोलन। इसके अंदर कुछ भी लिखोगे वो हमारे पास आउटपुट में आएगा, वो हमारे पास आउटपुट में आएगा। हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, कुछ कुछ भी। क्लियर है? तो जो लिखेंगे डबल कोट्स में वैसे ही आएगा। लेकिन अब होता क्या है कि हम लोग टेक्स्ट तो दिखा देंगे, ये जो है सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। यानी कि मैंने यहां पर कहा कि इंट ए, मैं प्रोग्राम में आता हूं और प्रोग्राम में मैंने कहा, इसको रिमूव करता हूं मैं, प्रोग्राम में मैंने कहा इंट ए इज इक्वल टू 10। अब मैं ये ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाना है, अगर मैं ऐसे करूंगा कि भाई यहाँ पर ए प्रिंट हो जाए, तो आउटपुट में भी क्या आएगा, ए। अब होगा क्या, मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना है। इसको थोड़ा सा समझो कि सीन क्या है, कि यहाँ पर जो वेरिएबल है ए, सॉरी यहाँ पर बनाते हैं, ये मेमोरी है, ये मेमोरी है। इसके अंदर हमारे पास ये है जिसका नाम है हमारे पास, जब बॉक्स है जिसका नाम है हमारे पास ए है। क्लियर है? इसका थोड़ा मैं साइज बड़ा कर लूँ ताकि तुम लोग को नजर आ जाए। एंड अब इसके अंदर क्या स्टोर है हमारे पास, 10। क्लियर है?
अब ये ए है, इसके अंदर स्टोर है 10, लेकिन ये 10 जो है हमारे पास किस में स्टोर होगा, बाइनरी में। तो इस बाइनरी को निकाल के डेसिमल में कन्वर्ट करके सामने दिखाने वाला काम हम करेंगे प्रिंटफ की मदद से। जरा किताब से पढ़ते हैं। कहते हैं इन दिस एग्जांपल प्रिंटफ इज यूज्ड टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, और हम किस में लिखते हैं, डबल कोट्स में। जो लिखेंगे वो सामने आउटपुट पे डिस्प्ले कर देगा। ये उसने सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। आगे ये सिंपल सा प्रोग्राम है, आई एम अपर केस आई एम लोअर केस। शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है कि भाई इस तरह से प्रिंट करके दिखाओ, उसने जो लिखा हो डबल कोट्स में लिख दो, सिंपल, जिसमें अगर उसको कोई लॉजिकल काम नहीं है। आगे कहते हैं हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखना, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था 3 किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं। 3 किस्म की डेटा टाइप्स कौन सी होती है हमारे पास, एक हमने पढ़ा था इंट, एक हमने पढ़ा था फ्लोट, और एक हमने पढ़ा था चार। अब जो इंट डेटा टाइप है उसके लिए हमने पढ़ा था कि इसके अंदर इंटीजर INTEGER इंटीजर्स वैल्यू स्टोर हम स्टोर कर सकते हैं। जो हमारे पास फ्लोट है उसके अंदर हम लोग रियल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और जो हमारे पास चार है उसके अंदर हम लोग करेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर कहा इंट a इज इक्वल टू 7, ये इस तरह स्टोर हो जाएगा। मैंने कहा फ्लोट b इज इक्वल टू 5.7, ये इस तरह स्टोर हो जाएगा। और चार c इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल j, मैंने इस तरह स्टोर कर दिया। अब मैंने इनको प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल करूंगा, प्रिंटफ। मुझे पता है मैंने आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, प्रिंटफ का इस्तेमाल करना है। और मुझे पता है कि प्रिंटफ के अंदर हमारे पास हम जो भी लिखते हैं डबल कोट्स में, वो डबल कोट्स में एज इट इज जाके प्रिंट कर जाए। मैं a लिख नहीं सकता। अब है क्या, मेमोरी में वो जो a है वो किस तरह स्टोर है, वो नाम है और उसके अंदर 10 स्टोर है। अब मैं जो उसके अंदर वाली वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में, और फिर मैंने सामने लाके दिखाना है। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बताना है कि वो कौन सा है हमारे पास, इंटीजर है। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा %d। ये %d क्या है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्लियर है, ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो यहां पर ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड आ गए। इंटीजर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा %d, या मैं इस्तेमाल करूंगा %i। और फ्लोट रियल के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा हमारे पास %f, और यहां पर करेक्टर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा %c। क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं कि भाई तुम्हारे पास जो भी a में वैल्यू है, इस तरह कॉमा लगा के आगे a लिखा, जो बाहर ये पैरामीटर वाली मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर मैं कहूंगा %d। अब होगा क्या कि वो जो a में वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा और यहां पर प्रिंट करेगा। अब होगा क्या कि यहां पर आउटपुट में क्या आ जाएगा, 7। समझ लगी बात। अब ये आ गया हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसी तरह मैं यहाँ पर कहूंगा कि भाई मैंने अगर b की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं डबल कोट्स में लिखूंगा हमारे पास %f, और यहाँ पर लिख दूंगा हमारे पास b, और ये आ गया सेमीकोलन। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखूंगा हमारे पास % डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा मैं %c, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, और वेरिएबल का नाम भी c है इत्तेफाक से। तो वो क्या करेगा, c की वैल्यू उठा के उसको करेक्टर में कन्वर्ट करके क्या दिखाएगा, j। ये 3 याद कर लो। इंट के लिए इस्तेमाल करते हैं %d या %i, फ्लोट के लिए इस्तेमाल करते हैं %f, चार के लिए इस्तेमाल करते हैं %c। अब पढ़ते हैं यहाँ पे, कहते हैं if you want to display a value, उसने सीधा बताया कि भाई इंट एज में अगर 35 स्टोर करना है तो अगर मैं एज को ऐसे प्रिंट करूंगा तो वो ऐसे प्रिंट कर देगा एज। मुझे तो उसकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करूंगा। इंट, ये टेबल बना लेना शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में, तब तो एक्सप्लेन करना है डिटेल में। %d, %i, %f और %c। अब यहाँ पर कहता है वी वांट टू शो इनपुट टाइप, तो हम इनपुट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, %d या %i। अगर हमने फ्लोट डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल करना है वी मस्ट यूज %f। अभी नीचे प्रोग्राम की एग्जांपल है, देखो कहते हैं हाइट के अंदर उसने स्टोर करवाया 5.8 और एज के अंदर उसने स्टोर करवाया 35। अब क्या, माई एज इज, पहला रूल, डबल कोट्स में हम कुछ भी लिखेंगे वो वैसे प्रिंट होगा। डबल कोट्स में हम कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, वैसे प्रिंट होगा। तो माई एज इज, ये ऐसे प्रिंट हो गया, माई एज इज, यहाँ पे अगर मैं हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकूं, माई एज इज यहाँ पर वैसे प्रिंट हो गया, ये यहाँ पर ऐसे ही आ गया। यहाँ पर एंड माई हाइट वैसे प्रिंट हो गया, यहाँ पर ये वैसे ही आ गया, माई हाइट इज। लेकिन फर्क क्या हुआ हमारे पास कि जो वेरिएबल था, अब ये पहला वेरिएबल था %d, पहला वेरिएबल था हमारे पास %d, और ये आ गया हमारे पास, चलो छोड़ो इस हाईलाइटर को, माउस आ जाए सिर्फ, %d। और %d मतलब पहला, तो पहला आएगा हमारे पास एज, दूसरा हमारे पास %f और दूसरा आएगा हमारे पास हाइट।
कि पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वेरिएबल के लिए, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरे वेरिएबल के लिए। ये मेरे पास कुछ लिखने वाली चीज होती तो मैं वहां पर एक्सप्लेन करता, अभी इसको समझ लो। पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वेरिएबल के लिए, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरे वेरिएबल के लिए। तो एज में क्या स्टोर था, एज में स्टोर था हमारे पास 35, तो वो एज की वैल्यू कहां पर आगे, परसेंटेज डी की जगह पे, इसके आगे ये आ गया हमारे पास 35, हाइट की वैल्यू आ गई यहाँ पर परसेंटेज f. We observed that the displaying output, इसको पढ़ लेना, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। कहता है we use percentage f in the float, ये छोटा सा MCQs है कि मैं चाहता हूं कि पॉइंट वाली वैल्यू कितनी है। ये देखो ना, इसमें हमें पता था फ्लोट में कितनी आती है, पॉइंट के बाद 6 आती हैं। अब मुझे 6 नहीं लानी, मुझे 2 लानी है, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा परसेंटेज f में कि 0.2 का मतलब क्या है कि मुझे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए, 2, तो वो कितनी ला देगा मुझे 2। ऊपर मैंने कुछ नहीं बताया था तो वो कितनी लाया 6, मुझे यहाँ पर बताऊंगा 2 चाहिए तो वो कितनी लाएगा यहाँ पर 2। आगे कहते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट, फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज यूज्ड ओनली फॉर वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होगा, हम कांस्टेंट के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 23 प्लस 45 लिखूंगा तो ये प्लस करेगा, प्लस करके मुझे सॉरी नॉट ओनली यूज फॉर वेरिएबल, हम कांस्टेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 23 और 45 को प्लस करेगा और बाद जवाब मुझे क्या दे देगा 68। क्लियर है, उसमें कोई मसला नहीं है, वेरिएबल मेमोरी से लेके आएगा, यहाँ पर यहीं पे कैलकुलेशन करके मुझे आउटपुट में दिखा देगा। ये था हमारे पास इसका काम प्रिंटफ का। अब देखो एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रोग्राम आता होता है, प्रोग्राम टू कन्वर्ट कोड, आस्की कोड इनटू कैरेक्टर। तो सिंपल ऊपर वाला नीचे वाला काम करना है, मैंने प्रोग्राम के नोट्स दिए उसको देख लेना। और अब देखो मैंने यहाँ पर कोड स्टोर करवाया इंट a इज इक्वल टू 65। अब आपको पता है आस्की कोड्स, ये मैं अलग से बता रहा हूँ ये चीज, आस्की ASCII, आस्की कोड्स क्या होते हैं हमारे पास, कैपिटल A का होता है हमारे पास 65, स्मॉल a का होता है हमारे पास 97 और 0 का होता है हमारे पास 48। अगर तुम लोगों को कैपिटल A का याद हो गया तो तुम लोग स्मॉल कैपिटल A से कैपिटल Z का निकाल सकते हो। कैसे, कैपिटल A का 65 है, फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों से कहता हूँ मुझे J का बताओ, तुम B C D E F G H I J 65 में 9 प्लस करोगे तुम लोग के पास J का आ जाएगा। इसी तरह तुम लोग स्मॉल ABC, ये जो मैंने बात की है दोबारा पीछे करके सुन लेना क्या कहा है मैंने, ये आ गया 9 तक, तो ये तुम लोग 48 से 9 तक निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 7 का बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7, 48 में 7 प्लस करोगे तुम लोग के पास 7 का आ जाएगा। अब इस पे आते हैं बात, अब मैंने 65 को कन्वर्ट करना है, मुझे पता है 65 का कोड क्या होता है A, तो मैं यहां पर हमारे पास मैं यहां पर कहूंगा कि सिंपल A को मैंने प्रिंट करवाना है, लेकिन पहले मैं क्या कर रहा था, इंटीजर के लिए परसेंटेज D इस्तेमाल कर रहा था। अब मुझे 65 प्रिंट नहीं करवाना, मुझे कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, तो मैं कहूंगा भाई परसेंटेज C। तो अब जो आउटपुट आएगी इसकी, अब जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, कैपिटल A। क्लियर है, ये एक प्रोग्राम हो गया। इसी तरह मैं कहता हूं कि भाई प्रोग्राम टू प्रिंट आस्की कोड ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मैं अब एक कैरेक्टर का आस्की कोड प्रिंट करूंगा। ये याद रखना, ये थोड़ा समझ के करना है। यानी कि अगर मैंने कहा A के अंदर या C के अंदर क्या स्टोर है हमारे पास, कैपिटल A, अब मुझे पता है कि इसका आस्की कोड क्या है हमारे पास 65, तो कहां चला गया ये, यहां पर मैं कहूंगा प्रिंटफ 65 के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा था, कैरेक्टर के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा था, कैरेक्टर के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा था परसेंटेज C, लेकिन अब मुझे पता है मैंने इसका आस्की कोड प्रिंट करवाना है जो कि होता है इंटीजर में, तो मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल करूंगा परसेंटेज D। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी हमारे पास परसेंटेज D A का आ गया हमारे पास 65। तो ये छोटे से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं हमारे पास। अब आते हैं अगली चीज स्कैनफ से। अब देखो 2-3 बातें इसको सुन लो, समझ लो कि ये क्या है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम थोड़ा कम है। और उसके बाद स्कैनफ, स्कैनफ एंड स्कैनफ मैंने कहा था 2 काम होंगे, एक होगा इनपुट, दूसरा होगा आउटपुट। आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंटफ और जो इनपुट है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्कैनफ। अब देखो इनपुट होगी कैसे, या फॉर एग्जांपल अभी मुझे ये देखो आउटपुट कैसे हो रही है, हम स्क्रीन से कुछ देख रहे हैं, तो जो स्क्रीन है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस, और उससे मैं आउटपुट ले रहा हूं, और आउटपुट दिखा कौन रहा है, प्रिंटफ। प्रिंटफ से स्क्रीन पे आउटपुट आ रही है और स्क्रीन से फिर मैं आउटपुट देख रहा हूं। बात समझ आ गई। अब इनपुट में क्या होगा, यही लूप होगा, लेकिन मैं एंटर कहां से करूंगा, ये जो मेरे पास कीबोर्ड है, अब मैं इस कीबोर्ड से कुछ ना कुछ एंटर करूंगा, वो कहां जाएगा, कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। अब मैं कहूंगा कि भाई कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन वो इनपुट लेने वाला काम कौन करेगा,
स्कैनफ। अब सोचो, तुम जाते हो किचन में, मामा ने बिरयानी बनाई है, तुम कहते हो मामा बिरयानी दे दे, ठीक है भाई, मामा ने दे दी। कैसे देंगे वो किसी प्लेट में बिरयानी को डालेंगी और फिर वो देगी। ऐसा तो नहीं ना बेटा करो हाथ हाथ में डालो, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि मुझे अगर कोई वैल्यू में एंटर यहां से, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से 6 एंटर करना है, कीबोर्ड से मैंने 6 एंटर किया, अब वो 6 एंटर करके मैंने कहां करवाना है, कहीं स्टोर करवाना है। और तुम लोगों को पता है स्टोर करवाने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूं, वेरिएबल। और वेरिएबल को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। पहला हम उसको डिक्लेयर करेंगे, दो चीजें हैं, पहला हम उसको डिक्लेयर करेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज। लेकिन हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम तो यूजर से वैल्यू लेंगे। तो मैं कहूंगा देखो मैंने अपनी एज एंटर करनी है, तो मैं कहूंगा एक वेरिएबल बनाओ इंट टाइप का। आपको पता है इंट होती है एज, पॉइंट में नहीं होती। मैंने ये नहीं कह सकता कि मैं इतने पॉइंट इतने साल का हूं, तो मैं कहूंगा इंट एज। क्लियर है। अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट अगर स्टोर करवा दूं एज, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसकी उम्र 20 साल है, तो ये तो होगी इनिशियलाइज, यूजर से नहीं ली। अब हमने कीबोर्ड से एंटर करनी है। वो कीबोर्ड से एंटर करवाने वाला काम कौन करे, इजाजत देगा, स्कैनफ। अब स्कैनफ तो इजाजत देगा, लेकिन अब समझो मैं यहां से एंटर कर रहा हूं 20, फॉर एग्जांपल मेरी एज, फॉर एग्जांपल समझ लो कि मेरी एज फॉर एग्जांपल 30 साल है। अब मैं यहां से 30 एंटर कर रहा हूं, तो 30 जब एंटर होगा कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी। तो मतलब मुझे एंटर करने के साथ ही उस 30 को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी में, और फिर मेमोरी में स्टोर करवाना है। समझ आ रही है बात। तो अब कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने यहां पर कुछ चीजें पढ़ी थी जिसे हमने कहा था फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, वेरिएबल को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। अगर इंटीजर है तो %d %i का इस्तेमाल करेंगे, अगर फ्लोट है तो %f का इस्तेमाल करेंगे, अगर कैरेक्टर है तो %c का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर भी वैसे ही होगा। अब यहां पर मैं कहूंगा कि भाई आपके पास इस तरह से डबल कोट्स में, हम डबल कोट्स में हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे। प्रिंटफ में भी एक बात रहेगी मेरी, यहां पर हमारे पास का सेंटेक्स देख लो, प्रिंटफ, इसके अंदर बेटा दो जगह हैं, दो चीजें हैं। एक है हमारे पास डबल कोट्स वाली जगह और एक है हमारे पास कोमा लगा के आगे वाली जगह। क्लियर है। इसके अंदर आती है हमारे पास, इसके अंदर या तो टेक्स्ट आ सकता है या तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आ सकता है, या तो इसमें एस्केप सीक्वेंस आ सकता है। ये आगे पढ़ेंगे, आगे एक टॉपिक है। और यहां पर क्या आ सकता है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल आ सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं और एक्सप्रेशन आ सकते हैं। अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल बना के दिखा दूं, प्रिंटफ, और यहां पर क्या आ गया, अमीन, ये सिंपल क्या है, टेक्स्ट। क्लियर है। प्रिंटफ, मैंने कहा कि एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, समझ लो, जिसको इंटीजर टाइप का है, उसकी वैल्यू मैंने प्रिंट करवानी है। तो ये क्या आ गया, वेरिएबल और फॉर्मेट स्पेसिफायर, समझ लेना, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है, प्रिंटफ। और यहां पर मैंने कहा कि आपके पास एक कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन खाली 6, और वो मैं चाहता हूं कि प्रिंट हो %f में। बड़ी मजेदार चीज है। मैंने यहां पर क्या इस्तेमाल किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और क्या इस्तेमाल किया, कांस्टेंट। और मजेदार बात है, इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी हमारे पास, ये जो ऊपर वाली 6 वाली लाइन है, इसकी आउटपुट आएगी 6.000000, 6 आ गए ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कह दूं इसको कि भाई मुझे इसमें पॉइंट के बाद 3 चाहिए, तो ये यहाँ पर, ये हालांकि इंटीजर है लेकिन उसको कन्वर्ट वो करेगा फ्लोट में और फिर मुझे दिखाएगा, तो ये इस तरह दिखा देगा। उसके बाद मैं इस तरह दिखा सकता हूँ एक्सप्रेशन के साथ, %d कोमा डबल कोट्स कोमा 9+1, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 10। क्लियर है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आउटपुट समझ आ रही हो तो जरूर लिखना, ताकि उस नंबर बेहतर हो सके। तो अब मैंने एज यहां से 30 एंटर करनी है। अब मैं चाहता हूं वो कन्वर्ट हो इंटीजर के लिहाज से और फिर मेमोरी में स्टोर हो, तो मैं कहूंगा भाई एज, ठीक है, लेकिन उसको कन्वर्ट मैंने करना है किस तरह, %d से। क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पे पेज पे बनाया था इसी लेक्चर में आई थिंक, कि ये मेमोरी होगी, मेमोरी के अंदर एक जगह, उसका नाम होगा एज। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर मैंने एज वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो भी मेमोरी में कोई ना कोई जगह होगी जिसका नाम क्या होगा, एज। ऐसे ही है। अब इस घर में आना है उसने, अब मैंने किसी के घर जाना है तो मुझे क्या बताना चाहिए, उसका एड्रेस। क्लियर है। तो अब मैंने इस वेरिएबल के घर जाना है, इसकी वैल्यू को नहीं देखना। अब इसके घर जाने के लिए मैं जो चीज इस्तेमाल करूंगा उसे हम कहते हैं एम्परसेंड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर।
एड्रेस ऑपरेटर्स का नाम एम्परसेंड है, बुक में लिखा होगा, अभी मैं बता दिखाता हूं। तो अब क्या होगा, यूजर मैं 30 एंटर करूंगा, वो 30 क्या होगा, एज के एड्रेस में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, इंटीजर में इंटीजर डेसिमल में कन्वर्ट होने, डेसिमल से कन्वर्ट होने के बाद। क्लियर है। अब एक और चीज, एक और बात, फिर हम किताब पे आते हैं कि अब फॉर एग्जांपल एक मैं, तुम लोगों ने मशीन ओपन की, तुम लोगों ने कोई गेम चलाई और गेम आ गई ना, ब्लैक स्क्रीन आ गई। अब ब्लैक स्क्रीन आ गई, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन गेम में ना कुछ एंटर करना था। जब तक वहां लिखा नहीं आएगा प्लीज एंटर पी या प्लीज एंटर एफ टू एंटर द कार, यानी कि वहां पे कुछ लिखा होगा कि भाई ये एंटर करो इस काम को करने के लिए, तो स्कैन एफ में मैंने एज एंटर करनी है। आउटपुट में पता क्या होगा, आउटपुट में आके यहाँ पे रुक जाएगा, वो ऐसे स्क्रीन आएगी और आके रुक जाएगी और ये कर्सर आ रहा होगा भाई कुछ एंटर करो। अब मुझे क्या पता मैंने एज एंटर करनी है, तो मुझे यूजर को बताना है स्क्रीन पे कि ये एंटर करो। स्क्रीन पे कुछ दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, प्रिंट एफ, यह आ जाएगा हमारे पास एंटर योर एज, और ये आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब सबसे पहले क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेयर होगा, सामने क्या लिखा आएगा, एंटर योर एज। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा आ गया एंटर योर एज, और उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरी उम्र अगर 30 है तो वो यहाँ पे मैं 30 एंटर करूंगा, और मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में यहाँ पर लिखा आ जाएगा हमारे पास 30। समझ आई बात, ये थोड़ा सा लूप है कि वहां से एंटर करेंगे, यहाँ पे आके 30 हो जाएगा। आप जरा पढ़ते हैं, स्कैनफ इज अ बिल्ट इन फंक्शन दैट टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इनटू वेरिएबल। वी एक्सपेक्ट इनपुट टाइप डाटा टाइप इन स्कैनफ। हम पहले बता देते हैं कि वैल्यू कौन सी आ रही है, इंटीजर, फ्लोट या 4 आ रही है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंटीजर है तो %d या %i का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पे उसने कहा 4 टाइप का वेरिएबल है, तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे, %c। और ये जो ऑपरेटर इस्तेमाल लगा हुआ है, इस ऑपरेटर को भूलना नहीं है, इसे कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। यहाँ पे इस तरह इसकी डेफिनेशन होगी, वो मैं दिखाता हूँ। इन दिस एग्जांपल फॉर %c इज यूज्ड एज स्पेसिफाई कैरेक्टर टाइप फॉर द इनपुट वेरिएबल, इनपुट एंटर इन बाय यूजर। जो भी यूजर एंटर करेगा सेव इन, जो सेव हो जाएगी जाके, जैसे मैंने यहाँ पे तुम लोग को बताया, जो 30 एंटर किया वो यहाँ, ये समझो मेमोरी है। क्लियर है, तो वो यहां पर आगे स्टोर हो गई। आगे कहता है फर्स्ट टू मेन पार्ट्स ऑफ स्कैनफ इट कैन बी सीन बाय द अबव कोड। फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट है जिसमें डबल कोट्स हैं, ये जरा इसमें लिखा हुआ है, डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है जिसे कहते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसमें सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आएंगे। एंड द सेकंड पार्ट इज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल। ऊपर मैंने प्रिंटफ में लिखा था, मैं ऊपर ही जाता हूं, वहां पर यहाँ पे मैंने प्रिंटफ में लिखा था टेक्स्ट आ सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आ सकता है, एस्केप सीक्वेंस आ सकता है, और कोमा के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल, एक्सप्रेशन और ये आ सकते हैं। लेकिन स्कैनफ में सिंपल है, स्कैनफ में जो सिंटैक्स है उसका यहाँ पर सिर्फ आएगा लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पर सिर्फ आएगा लिस्ट ऑफ वेरिएबल, बट विद द एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, क्या कहता है, जल्दी देखें हम लोग, ये आ गया हमारे पास, कहते हैं इनपुट नंबर। अब देखो मैंने क्या कहा था कि प्रिंटफ हम इस्तेमाल करेंगे, उसको बताएंगे कि उसने क्या एंटर करना है, तभी वो कुछ एंटर करेगा। स्कैनफ में उसने फॉर एग्जांपल लिखा है प्लीज एंटर नंबर 0 to 10, 4 से एंटर किया, और 4 क्या हुआ, वेरिएबल में स्टोर हुआ, और यहाँ पर आगे फिर उसने वेरिएबल से ला के प्रिंट किया। यहाँ पे तो नहीं ना साथ लगा हुआ, इसका मतलब हम वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आगे हमारे पास यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं। अब एक से ज्यादा इनपुट लेनी है, एक से ज्यादा वेरिएबल में, एक से ज्यादा वेरिएबल लेने हैं, तो वो वेरिएबल सारे डिक्लेयर करने हैं, A, B और C, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, तीनों के एड्रेस अलग अलग हैं। देखो फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस अलग है, मेरे दोस्त का एड्रेस अलग है, मेरे दूसरे दोस्त का एड्रेस अलग है। 3 दोस्त हैं, हमारे चौथे दोस्त ने अगर कोई गिफ्ट देना है तो मेरे घर मेरा भेजेगा, दूसरे के घर दूसरा भेजेगा, तीसरे घर तीसरा भेजेगा। अब देखो जो A है अगर वो इंटीजर है तो %d, दूसरा भी इंटीजर है %d, तीसरा फ्लोट है तो उसके लिए अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई रहेगा %f। इफ 2 इंटीजर a एंड b एंड 1 फ्लोट टाइप, तो अगर 2 उसने नीचे बताया, उसने ऊपर लिखा नहीं है कि अगर a इंट है b फ्लोट है तो उनके लिए %d, और c अगर सॉरी इंट a और b इंट है तो उसके लिए %d, b फ्लोट है तो उसके लिए क्या आ गया %f। ये छोटा सा प्रोग्राम का एग्जांपल है, इसको देख लेना। कॉमन मिस्टेक क्या है कि हम लोग ये भूल जाते हैं, ये क्या है, एड्रेस ऑपरेटर एम्परसेंड, इसको भूल जाते हैं, AMPERSAND एम्परसेंड, इसका स्पेलिंग देख लेना। इसको अगर भूल जाते हैं तो एरर आता है, इसके अलावा काम नहीं चलता। नेक्स्ट हमारे पास गेट ch। देखो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से एंटर करता हूँ, कहता हूँ एक प्रोग्राम की एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताता हूँ यहाँ पे कि ये देखो मैं कहता हूँ प्रोग्राम प्रोग्राम टू एंटर योर जेंडर। अब जेंडर एंटर करना है, जेंडर एंटर करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंटफ, सॉरी पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पता है जेंडर या तो m हो सकता है, या तो m हो सकता है, या तो f हो सकता है, फीमेल f,
मेल एम। मैं कहूंगा भाई एक 4 वेरिएबल ले लो, GENT जेंडर वेरिएबल का नाम आ गया, प्रिंट एफ, मैं कहूंगा एंटर योर जेंडर, एंड आफ्टर दिस मैं क्या कहूंगा स्कैनफ, जो मैंने भी पढ़ा है। अब मुझे पता है जेंडर वेरिएबल के एड्रेस में मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैं कहूंगा एम्परसेंड GENT या जेंडर, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाए परसेंटेज कैरेक्टर है तो %C। अब क्या हुआ, यही चीज वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, डिक्लेयर करने के बाद यूजर को नजर आएगा प्लीज एंटर जेंडर, मैं एम एंटर करूंगा तो एम किस में स्टोर होगा जाएगा जेंडर वेरिएबल में। लेकिन अगर यही काम मैंने करना है विद गेट ch मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बताया था कोना डॉट एच में पढ़ा होता है, तो वो अगर करना है पहली 2 लाइनें तो सेम है भाई, वेरिएबल डिक्लेयर वैसे करना है, प्रिंट एफ ऐसे इस्तेमाल होगा, लेकिन वेरिएबल डाटा लेने के लिए जब ऐसा गेट ch का मतलब क्या है गेट, और ch का मतलब है करेक्टर। जब मैंने सिर्फ एक करेक्टर लेना है तो मैं स्कैनफ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं स्मार्ट तरीके से जाऊंगा। वो बिल गेट्स की एग्जांपल है ना, कहता है मैं सबसे मुश्किल काम अपने ऑफिस में सबसे सुस्त बंदे को दूंगा, वो सुस्त बंदा सबसे आसान तरीका ढूंढेगा उस काम को करने का। तो स्मार्ट, आसान का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबा रास्ता ढूंढ लो, आसान मतलब सबसे स्मार्ट काम। तो यहाँ पर मैं करूंगा गेट ch और ये आ जाएगा मेरे पास। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन खुद ब खुद उससे कैरेक्टर लेगा, यानी कि मैं जो भी एंटर करूंगा वो किस में स्टोर करवा देगा जेंडर में, मुझे इस तरह से लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। तो गेट कैरेक्टर हमारे पास स्कैनफ के अल्टरनेटिव में इस्तेमाल होता है। गेट ch इज यूज्ड टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर, दिस कैरेक्टर एंटर्ड बाय यूजर डज नॉट गेट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। कहता है भाई मैं जो एंटर करूंगा वो सामने नजर नहीं आएगा, लेकिन वो वेरिएबल अगर पीछे लगाया हुआ है तो उस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। और कहते हैं इसके 2 फंक्शन है, दिस फंक्शन इज जनरली यूज्ड टू होल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब कई बच्चों का यहाँ पे सवाल होता है कि सर ये प्रोग्राम आपने हमें स्ट्रक्चर बताया है, इसके सबसे एंड पे ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं टू होल्ड द एग्जीक्यूशन। ये एमसीक्यूज याद कर लेना, यहां पर लिखा हुआ है आप लोगों की किताब में कि भाई द फंक्शन इज जनरली यूज्ड टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए, कि जब तक वो कुछ एंटर नहीं करेगा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा नहीं, बिकॉज द प्रोग्राम डज नॉट कंटिन्यू फर्दर अंटिल द यूजर टाइप्स एनी की। तो ये एंड पे इस्तेमाल करेगा, हमें कुछ स्टोर नहीं ना करवाना, बस होल्ड करना है, तो इसलिए पीछे वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर मैंने कुछ स्टोर करवाना है कहीं पे, तो मैं क्या करूंगा गेट से कहूंगा कि जो वो एंटर करे, जो वो टाइप करे, जो वो क्लिक करे कीबोर्ड पे, वो उस वेरिएबल में स्टोर करवा दो। कहते हैं हमारे पास ये ऊपर वाली डेफिनेशन आ गई होल्ड की, कि होल्ड कैसे करना है। नीचे आता है हमारे पास इफ वी रन दिस प्रोग्राम वी नोटिस दैट अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग अ कैरेक्टर यूजिंग स्कैनफ। ये डिफरेंस आता होता है स्कैनफ और गेट ch में क्या डिफरेंस है। दोनों कैरेक्टर लेने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। स्कैनफ में जब मैं कुछ एंटर करूंगा तो वो वेरिएबल में स्टोर होगा और सामने नजर भी आएगा। गेट ch में जब मैं कुछ एंटर करूंगा, टाइप प्रेस करूंगा, वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा लेकिन सामने नजर नहीं आएगा। दिस इज द वेरी मेन और बिग डिफरेंस बिटवीन गेट ch और स्कैनफ। व्हेन वी रीड कैरेक्टर थ्रू स्कैनफ इट रिक्वायर्ड अस टू प्रेस एंटर। और अब देखो मैंने कुछ, अब यहां पर अगर मैं तुम लोगों के सामने ओपन करूं, वेट अ मिनट, लाइन कंपाइलर यहाँ पर आते हैं। अगर तुम लोगों ने प्रोग्राम की प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है एक प्रोग्राम, तो उसको जरूर करना। मैं कहता हूँ स्कैनर %C एंड एक वेरिएबल ले लेंगे a जिसका नाम ये आ गया हमारे पास। तो मैं थोड़ा जूम कर दूँ ताकि तुम लोग को नज़र आ जाए। और यहाँ पर मैंने कहा 4a। अब होगा क्या, इसको अगर मैं रन करूँ, देखा मैंने एम्परसेंड इस्तेमाल नहीं किया, उसने वेरिएबल में वैल्यू लेने की तौफीक ही नहीं की। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता तुमने क्या एंटर करना है। अच्छा मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर सम, एंटर करेक्ट, एंटर जेंडर, क्लियर है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या कहेगा एंटर जेंडर, मैं एम एंटर करूंगा। अब स्कैनफ है ना, स्कैनफ में जब तक मैं यहाँ से कीबोर्ड से एंटर प्रेस, अब मैंने एंटर किया, अब प्रोग्राम खत्म हुआ है। लेकिन अब यहीं पे मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ गेट ch इस्तेमाल किया। अब मुझे पता है मैंने वेरिएबल में वैल्यू जो भी आएगी मैंने वो स्टोर करनी है कहाँ पर, a में। तो मैंने यहाँ पर कह दिया ये, अब क्या लिखा है, सॉरी मैंने ऊपर इंक्लूड नहीं किया, देखा ये एरर आएगा अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करोगे और इंक्लूड नहीं करोगे। कौन आई और हो सकता है ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो ये मेरे भी यहाँ ना हो, लेकिन होना चाहिए। अगली चीज़ आती है हमारे पास, रन किया, हैश इंक्लूड कौन आई डॉट एच, कौन फाइल डॉट है, नहीं ये असल में ऑनलाइन कंपाइलर है ना, ये फाइल यहाँ पर ही नहीं होगी। कहता फाइल नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कोई बात नहीं। लेकिन अब होगा क्या कि मैं जैसे ये गेट ch में एंटर करूंगा
वो मेरी एंटर करने का इंतजार नहीं करेगा, वो आगे चला जाएगा और प्रोग्राम में अगला काम करेगा, अगर खत्म करना है तो खत्म करेगा। वी रीड व्हेन वी रीड अ कैरेक्टर थ्रू स्कैनफ इट रिक्वायर्स अस टू प्रेस एंटर, वो कहता है भाई प्रेस एंटर करोगे तो मैं आगे जाऊंगा। बट इन केस ऑफ गेट्स इट डज नॉट वेट थ्रू एंटर, वो एंटर का इंतजार ही नहीं करता, वो कहता है भाई एक कैरेक्टर आना था, वो आ गया और अगला काम करते हैं। अगली चीज आती है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, बड़ा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है? हर लाइन के एंड पे एक टर्मिनेटर आता है जो कंपाइलर, देखो डॉट लगा होता है ना, डॉट बताते हैं इंग्लिश में कि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, सेंटेंस खत्म हो रहा है, जुमला खत्म हो रहा है। अब स्टेटमेंट टर्मिनेटर में क्या है? फॉर कंपाइलर विच आइडेंटिफाई एंड ऑफ लाइन, कि भाई लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है। इन सी लैंग्वेज सेमीकोलन इज यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सेमीकोलन हम इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर के लिए। ये रहा एस्केप सीक्वेंस, ये प्रिंटफ का पार्ट है, याद रखना है। प्रिंटफ का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर तुम लोगों ने प्रिंटफ के बारे में लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में लिखना है, एस्केप सीक्वेंस के बारे में लिखना है। स्कैनफ का आ जाए तो स्कैनफ के बारे में लिखो, फॉर्मेट स्पेसिफायर का थोड़ा सा बता दो और एग्जांपल बताओ। एग्जांपल जरूर लिखने हैं प्रिंटफ में भी, लेकिन स्कैनफ एस्केप सीक्वेंस उसका पार्ट है। अब प्रिंटफ में क्या पढ़ा था? प्रिंटफ में जो एफ है वो क्या है? प्रिंट फॉर्मेटेड। फॉर्मेट मतलब मैं अपने तरीके से अपनी आउटपुट को डील कर सकता हूँ। is used in printf inside this double quotes, डबल कोट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैंने पीछे बताया था कि डबल कोट्स के अंदर आते हैं तीन चीजें, टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस। अब ये एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंस बड़ी मजेदार चीज है। यहां पर आते हैं और तुम लोगों को मैं थोड़ा सा बताऊं। एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस के अंदर दो कैरेक्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज कोड एस्केप कैरेक्टर, सॉरी ESCA एस्केप कैरेक्टर, and the second one is code character। यानी escape character हमेशा क्या होगा? फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश। मैं एक बार देख लूं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। बैकवर्ड स्लैश, सॉरी, ये याद रखना हमेशा क्या है? बैकवर्ड स्लैश। और उससे जो अगला होगा वो कोई ना कोई कैरेक्टर होगा जिसका कोई ना कोई काम होगा। वो काम क्या होता है? जो कॉमन है वो देख लो, बैकस्लैश n इस्तेमाल करते हैं, बैकस्लैश n इकट्ठा आएगा। बैकस्लैश इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन के लिए, बैकस्लैश a इस्तेमाल करते हैं बीप साउंड के लिए, यानी कि थोड़ी सी अलर्ट सी साउंड टू करके आवाज निकाल देता है, यानी कि प्लीज एंटर नंबर 2, तो वो यूजर अलर्ट हो जाता है, अच्छा कुछ एंटर करना है मैंने। उसके बाद बैकस्लैश b बैकस्पेस, जो तुम लोग मैसेज करते हो तो बैकस्पेस करना, पीछे का कैरेक्टर रिमूव हो जाता है, बैकस्पेस बैकस्लैश t टैब स्पेस क्या है? ये देखो मैंने कुछ लिखा, एक स्पेस दबाऊंगा तो एक आगे जाएगा। अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, टैब क्या वो एकदम से ज्यादा आगे चला गया, तो ज्यादा स्पेसेस देने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं? टैब और एक दो ये इस तरह करके इधर ऐसे पहुंचे इतनी मुश्किल से, और ये मैंने सिंपल टैब दबाया तो यहाँ पर पहुंच गया। तो ये कुछ बेसिक है, इनके नाम याद कर लो। एस्केप सीक्वेंस, बैकस्लैश, डबल कोट्स, और मैंने फॉर एग्जांपल ये बड़ी मजेदार एग्जांपल है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर्मेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंस, ये पढ़ना जरूरी है। एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स होंगे। फर्स्ट इज ऑलवेज बैकस्लैश, पहला हमेशा बैकस्लैश होगा। इसको कई जगह पे एस्केप कैरेक्टर कहा गया है, नहीं कहा गया यहाँ पे तो कोई मसला नहीं, छोड़ो, नहीं कहा हुआ है। बैकस्लैश इज कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर, क्लियर है। एंड द सेकंड वन अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी वेयर वी वांट, है तो सेकंड होगा उसे हम कोड कैरेक्टर कहते हैं ज्यादातर। अगर हम बैकस्लैश के आगे सिंपल एक कोड लगाते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा? सिंगल कोड। बैकस्लैश a अलर्ट साउंड के लिए, बैकस्लैश b पिछले कैरेक्टर को रिमूव कर देता है। डबल बैकस्लैश लगाएंगे तो एक बैकस्लैश प्रिंट होगी। बैकस्लैश n नई लाइन पे आने के लिए, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है माय नेम इज अली, आगे बैकस्लैश है तो वो क्या करेगा? आगे से जो भी आगे आना है वो नीचे ले आएगा। बात समझ आ रही है? इसको मैं अगर तुम लोग को ऐसे दिखाऊं यहाँ पर, ये तो आई थिंक हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर ऐसे कमेंट कर दूं, इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर दूं, इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर दूं। यहाँ पर मैंने लिखा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं ताकि तुम लोगों की आउटपुट भी सामने ही आए। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड और इसको मैंने रन किया यहाँ पर, तो ये आया मेरे पास हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पर बैकस्लैश n लगाता हूँ, बैकस्लैश n वर्ल्ड, बैकस्लैश n, अब क्या होगा? हेलो के आगे से वो कट जाएगा और न्यू लाइन पे आ जाएगा वर्ल्ड, क्लियर है। न्यू लाइन के आगे वो एक स्पेस थी वो आई और वर्ल्ड था वो आया, वो अगली लाइन पे आ गया। नई लाइन पे आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ बैकस्लैश, अब देखो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं ना है, लेकिन बैकस्लैश t लगाया, वो हेलो और वर्ल्ड के दरमियान क्या करेगा? स्पेसेस दे देगा। तो ये हमारे पास एस्केप कैरेक्टर काम करता है। बैकस्लैश n, इसका प्रोग्राम की एग्जांपल देख लेना। बैकस्लैश n ये आ गया। अगर कहता मैं अगर बैकस्लैश n नहीं लगाता लेकिन दो प्रिंटफ में लगाता हूँ तब भी आउटपुट मेरी एक ही लाइन में आएगी, क्लियर है। बैकस्लैश t इज यूज्ड टू नेक्स्ट टैब स्पेसेस, टैब पे चला जाएगा नेम, ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस आई है बैकस्लैश t की वजह से। बैकस्लैश n यहाँ से वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, बैकस्लैश t यहाँ पे उसने स्पेस दी, बैकस्लैश n हम आद के आगे, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, बैकस्लैश t यहाँ पे उसने फिर स्पेस दी। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ऑपरेटर्स का। अब ऑपरेटर बड़ा मजेदार है, तुम लोग ये 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 2 + 2 क्या होता है? 4। इसी तरह हमारे पास ऑपरेटर्स हमारे पास 4 किस्म के हैं। यहाँ पर देखो ऑपरेटर की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती है। द नेम कंप्यूटर सजेस्ट दैट कंप्यूटेशन, व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटेशन,
कंप्यूटर निकला है कंप्यूट से। कंप्यूट एक लैटिन वर्ड है जो कि हमारे पास जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। आज के तरीके में जो तुम कैलकुलेटर देखते हो ना, वो कंप्यूटर है। तो कंप्यूट कैलकुलेटर, कंप्यूट कैलकुलेट, कंप्यूटर कैलकुलेटर, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन। तो कहते हैं हमारे पास कंप्यूटेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। वी नीड टू परफॉर्म कंप्यूटेशन ऑन डेटा थ्रू प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग के जरिए क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा। वी कैन आल्सो परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन आवर प्रोग्राम। बहुत सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एंड और नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारा कुछ क्या आता है, ऑपरेटर्स में आता है। चार किस्म के उसने बताया हमारे पास ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया इन वो डेटा टाइप्स के अंदर, कांस्टेंट्स के अंदर तुम लोग फॉर एग्जांपल बता रहे हो अरिथमेटिक, ARITHMETH, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब तुम लोग ऐसे टाइप्स के नाम तो लिखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऐसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने लिखे। शॉर्ट क्वेश्चन में तुम लोगों ने आगे लिख दिया भाई इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा है, इसमें लिखने में टाइम नहीं जाएगा। लेकिन एग्जामिनर को पता होगा भाई इसमें मजेदार भाई आगे उसने आगे लिखा है, इसके आगे भी तुम लोगों ने लिख दिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, पढ़ते हैं आगे। असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले पढ़ लो, ये अलग से एक ही है, शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब क्या है, जो भी इस साइड पे पड़ा होगा आपकी राइट साइड पे, उसको उठा के वो ले आएगा कहां पर, लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे पड़ा होगा उसको लेफ्ट साइड पे आके स्टोर कर देगा। अगर तो ये नजर नहीं आ रहा जो मैं बता रहा हूं तो मैं कुछ इस तरह से कर दूं, ये देखो, जो भी लेफ्ट साइड पे पड़ा होगा वो कहां पर ले आएगा, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास मैंने कहा a इज इक्वल टू 7, 7 को स्टोर किस में करवा देगा, हमारे पास किसके अंदर, a में। मैंने कहा 7 प्लस 3 किस में स्टोर करवा दो, b में। तो 7 प्लस 3 क्या होता है, 10 होता है, वो किस में स्टोर करवा देगा, b में। मैं कहता हूं b की वैल्यू स्टोर करवा दो किसके अंदर, c में। तो b वाली वैल्यू किस में स्टोर करवा देगा, c में। इसको मैं यहां पर बना के दिखाता हूं। नेक्स्ट आता है हमारे पास assignment operator. Assignment operator is used to assign a value to a variable or assign a value to a variable to another variable. जैसे 5 किस में जा रहा है, इक्वल टू कहता है राइट साइड में जो पड़ा है उसको दे दो किसके अंदर, लेफ्ट साइड में। तो 5 किस में चला जाएगा, सम में। 6 चला गया सम में, और सम चला गया वेरिएबल में। तो अब सम में क्या था 6, तो वेरिएबल में भी क्या आ जाएगा 6। ये सिंपल सा फंडा याद कर लेना, ये बड़ी मजेदार और कॉमन एग्जांपल है। और एक मजेदार बात बताऊं, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस के इंटरव्यू में पूछी जाती है। कई बार वो असेसमेंट होती है तो उसमें पूछते हैं कि भाई 2 वेरिएबल्स लो, उसको स्वाइप करके बताओ। स्वाइप करके सिंपल सी एग्जांपल है, ये 2 चीजें हैं। अब तीसरा बच्चा होता तो मैं तीसरा हाथ ला के तुम लोगों को दिखाता, ये 2 चीजें हैं। अब मैंने इनको स्वाइप करने में ऐसे नहीं कर सकता, मैं एक वैल्यू पहले एक जगह रखूंगा, वो एक टेम्परेरी सी जगह है, मैंने वहां पे रख दी। मैं कहूंगा ये वाली वैल्यू इधर आ जाए, और फिर वो जहां पे रखी थी वो वाली वैल्यू मैं इधर ले आऊंगा। तो उसने यहां पर क्या कहा, इसको मैं करके दिखाता हूं। ये प्रोग्राम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लेना, स्वाइप टू वैल्यूज। अब ये हमारे पास कैसे होंगी, मैंने कहा इंट a कोमा b, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट a इज इक्वल टू 5 और मैंने कहा b इज इक्वल टू 10। अब यहां पर ऐसे हो गया, मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया c, टेम्परेरी वेरिएबल c मैंने रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया टेम्प, जो बुक में लिखा हुआ है मैं वो रख लेता हूं। मैंने पहले क्या कहा, फॉर एग्जांपल इसका नाम a है, याद रखना है इसका नाम a है और इसका नाम क्या है b। अब मैंने कहा a की वैल्यू किस में आ जाए, टेम्प में। a की वैल्यू किस में आ जाए, टेम्प के अंदर क्या आ जाए, a की वैल्यू। क्लियर है, टेम्प की वैल्यू a में आ गई। अब मैं कहता हूं b की वैल्यू किस में आ जाए, a में। b की वैल्यू किस में आ जाए, a में। b की वैल्यू किस में आ जाए, a में। तो b की वैल्यू मैंने किसको दे दी, a को। उसके बाद मैं कहूंगा कि जो टेम्प में स्टोर था वो b के पास आ जाए, जो टेम्प में स्टोर था वो किसके पास आ जाए, b के पास। तो b इज इक्वल टू टेम्प। क्लियर है। अब हुआ क्या, a में 5 था, 5 किस में आ गया, टेम्प में। अब टेम्प में क्या पड़ा है 5, b में क्या था 10, 10 किस में आ गया, a में। अब a में क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। और टेम्प में क्या था, जो a से हमने स्टोर करवाया था, a में सबसे पहले क्या था 5, तो 5 किस में आ गया, b में। तो आफ्टर दिस हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये चीज। क्लियर है, a में क्या आ जाएगा 10 और b में क्या आ जाएगा 5, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, स्वाइप हो गई। तो ये आता है विद थर्ड वेरिएबल, विद थर्ड वेरिएबल। लेकिन अब आपको वो एक्सरसाइज में है स्वैप टू वैल्यूज विदाउट थर्ड वेरिएबल। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इंट a इज इक्वल टू 5 और फॉर एग्जांपल मैंने कहा b इज इक्वल टू 10। अब मैंने तीसरा वेरिएबल नहीं लेना, तो मैंने सिंपल क्या करना है, दोनों को प्लस करके पहली वैल्यू में स्टोर करना है। a इज इक्वल टू a प्लस b,
उसके बाद मैंने कहना है कि उसके बाद सिर्फ माइनस करना है मैंने, लेकिन पहले दूसरी वैल्यू में स्टोर करूंगा a माइनस बी, और उसके बाद मैं पहली वैल्यू में दोबारा स्टोर करवाऊंगा a माइनस बी। अब इतना टाइम नहीं मैं इसको समझा सकूं, लेकिन इसको थोड़ा सा याद कर लेना। दोनों को प्लस करके पहले में स्टोर किया, दोनों को माइनस करके दूसरे में, दोनों को माइनस करके पहले में। इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा खुद, तुम लोग को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तुम लोग को पता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, मॉडुलस। मॉडुलस और डिवाइड का शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, यहाँ पर लिखा होगा। डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट ओपोनेंट को राइट से डिवाइड करता है और जवाब में क्या देता है मुझे, क्वोशंट। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने पेंट यहाँ पे खोला हुआ था, इसको अब मेमोरी से हम जरा नोटपैड बना लेते हैं। मैं अगर डिवाइड करता हूँ यहाँ पर 4, 2, 2 जार क्या आता है 4, और रिमाइंडर में क्या आएगा मेरे पास 0। जो ये है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, और जो ये ऊपर है इसे हम क्या कहते हैं, क्वोशंट। लिखा नहीं जा रहा मुझसे, जो नीचे वाला उसे हम कहेंगे रिमाइंडर, जो ऊपर है उसे हम क्या कहेंगे, क्वोशंट। तो समझ जाना, जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, ये वाला जो सिंबल है इसको मैं ऐसे टाइप कर लेता हूँ बेटा। रुको, मैं अगर कहता हूँ 4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि 2 डिवाइड करूंगा 4 से, तो मुझे जवाब में क्या आएगा 2। लेकिन अगर मैं 4 का मोड लूंगा 2 से, तो मुझे जवाब में क्या आएगा 0। ये कैसे, ये देखो, ये जवाब में जो 0 आएगा वो रिमाइंडर होगा, जब हम मोड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें, सॉरी ये 2 आना था पर 2 समझ गया ना, 2 आना था यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इसने ये चीज़ बताई है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर में क्या आएगा, वो चीज़ मिलेगी जो कि हमारे पास क्वोशंट में होगी, और रिमाइंडर में जब मोड इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, रिमाइंडर में चीज़ मिलेगी। मल्टीप्लाई तुम लोग को पता है स्टैटिक से आता है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास एडिशन, प्लस है, इसके प्रोग्राम देख लेना, बहुत मुश्किल नहीं है, नहीं तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट रात को एक मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उसके अंदर मैं तुम लोग को इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। ये चीज़ें देख लेना, इसमें कोई भी मसला हो तो पूछ लेना। ये हमारे पास अब क्या है, देखो मैथ में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना बड़ा फर्क है। हम लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा, हमें पता है मैथ में इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी मैंने एक्सप्रेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते होते हैं, जरा ये समझो। कहता है भाई 6y प्लस जेड एक्स जेड फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे पता है मैथ में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर में मुझे लिखना पड़ेगा 6 मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड। बात समझ आ रही है। इसी तरह यहाँ पर जैसे ये है, ये वाला एक्सप्रेशन अगर आ जाता है फॉर एग्जांपल तुम लोगों को, तो हो क्या रहा है, y इज इक्वल टू ब्रैकेट वाला काम ब्रैकेट में, बाहर वाला काम बाहर। अब Z3, पहले मैं Z3 को जरा देख लूं। Z3 का मतलब क्या है कि Z 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो Z मल्टीप्लाई Z प्लस, अब ये x डिवाइडेड बाय y है, x डिवाइडेड बाय y, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा x डिवाइडेड बाय y। क्लियर है। अब यहां पर आ जाए ब्रैकेट के अंदर, x सिंपल है वो वैसे ही आएगा, लेकिन अब हो क्या रहा है, ये जो डिवाइड वाला काम है ये हमेशा ब्रैकेट लगा लेना, ब्रैकेट लगाओगे तुम लोग को जरा खुद समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर तुम लोगों ने सबसे पहले पहली वैल्यू को देखना है 3z। अब 3z दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय z, और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। लेकिन ये 3z दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको आपस में ब्रैकेट लगा लें, तो ये 3z आपस में, ये जरा देखो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि ये पूरी चीज को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, लेकिन अब ये 2 है, एक को तो अकेला आ जाए, लेकिन 2 है तो उनको ब्रैकेट में कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय z, और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। क्लियर है। तो ये चीज आगे हमारे पास इस तरह से है, इसको देखना, कोई मसला हो तो पूछना। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर जो फुफ्फो वाला काम होता है, एक दूसरे को कंपेयर करना, कि भाई 2 वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है कि कौन सी किससे बड़ी है, कौन सी किससे छोटी है, कौन सी किसके इक्वल है, कौन सी किसके नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर अब गौर करना है तुम लोगों ने, लेस देन ग्रेटर देन ये वैसे इस्तेमाल करो जैसे मैथ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तुम लोग वो याद है ना मैथ में कैसे इस्तेमाल करते हो, मैथ में तुम लोग इस्तेमाल करते हो कुछ ऐसे, यानी कि मैं यहाँ पर अगर एक टेक्स्ट एडिटर निकाल यहाँ पर ऐसे कर लूँ, तुम लोग मैथ में लेस देन लिखना होता है तो ऐसे लिखते हो, ऐसा कोई भी कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं है। कंप्यूटर के अंदर तुम लोग लिखोगे लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल टू। क्लियर है। ये आगे हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आगे लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इसको गौर से देख लेना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली चीज आती है, देखो रिलेशनल ऑपरेटर का जवाब, इसका तो प्लस माइनस का तुम लोग को पता है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर अरिथमेटिकली जवाब आ सकता है, 2 4 9 माइनस में प्लस में आ सकता है, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर का जवाब हमेशा या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा, या तो 5 5 के इक्वल है या तो नहीं है, या तो 5 7 के नॉट इक्वल है या तो इक्वल है, या तो बड़ा है या तो छोटा है, या तो बड़ा इक्वल है या छोटा इक्वल है, इसको जरा गौर से देख लेना। नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम भी बोर्ड में आया था कि भाई इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में क्या फर्क
फर्क है, तो इसको जरा गौर से पढ़ लेना। सिंगल इक्वल का तुम लोग को पता है राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे रख देता है, और ये डबल इक्वल क्या करता है, चेक करता है, फुफ्फो वाला काम कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं, और इसका जवाब हमेशा या तो ट्रू में आता है या तो फॉल्स में आता है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, इसका जवाब आएगा 5 अगर इक्वल है 5 के तो जवाब क्या आएगा, ट्रू। 1 है ट्रू का मतलब तुम लोग को ये दो कॉमन सेंस होनी चाहिए, कंप्यूटर के बच्चों 1-2 साल से पढ़ रहे हो तुम लोग। ट्रू का मतलब क्या होता है हमारे पास, ट्रू, TRU, ट्रू का मतलब होता है हमारे पास 1 एंड फॉल्स का मतलब होता है हमारे पास 0। क्लियर है, तो ये चीज आ जाती है थोड़ी सी। कंसीडर दिस, अगर इसके जवाब तुम लोगों ने निकाले ना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये एमसीक्यूज में आते होते हैं, नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे मैंने बताया रिलेशनल ऑपरेटर जिनका जवाब या तो ट्रू में आता है या तो फॉल्स में आता है, इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स भी वही होते हैं जिनका जवाब या तो ट्रू में आता है या तो फॉल्स में आता है। लॉजिकल ऑपरेटर 3 किस्म के, एंड और नोट। एंड हमारे पास एम्परसेंड एम्परसेंड या एंड इस तरह से, और 2 पैरेलल लाइंस आएंगी, और नोट कहता है भाई मुझे ट्रू दोगे मैं फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स होंगे मैं ट्रू कर दूंगा। इनका याद रखना, एंड क्या कहता है भाई दोनों ट्रू होंगे तो जवाब में क्या आएगा, ट्रू, नहीं तो जवाब में क्या आएगा, फॉल्स। और बेचारा मासूम सा कहता है एक भी ट्रू दे दोगे मैं जवाब में क्या दे दूंगा, ट्रू। और नॉट कहता है भाई मुझे जो दोगे मैं झूठा हूं, मैं उसको उल्ट कर दूंगा, ट्रू है तो फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स है तो ट्रू कर दूंगा। अब ये काम किस आते हैं, ये आते हैं कंपाउंड कंडीशन बनाने के लिए। देखो मैं कहता हूँ 3 वैल्यूज हैं A, B और C। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने बहन भाइयों में अगर सबसे बड़ा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने बहन भाइयों से, तो मैं अपनी बहन से भी बड़ा हूँ, मैं अपने भाई से भी बड़ा हूँ। मेरा भाई अगर मेरा भाई अगर बहन अगर B है और मेरा भाई अगर C है और मैं A हूँ, तो मैं कहूंगा कि मैं B से भी बड़ा हूँ, मैं C से भी बड़ा हूँ। तो 2 कंडीशन बन गई कि A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है। तो होगा क्या यहाँ पर कि A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C। अब हुआ क्या यहाँ पर, अब मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन समझो हुआ क्या, ये थी एक कंडीशन, ये थी दूसरी कंडीशन। मैंने किया एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन के साथ जोड़ के एक बड़ी कंडीशन बना दी। इस कंडीशन को हम कहेंगे कंपाउंड कंडीशन, COMPOUND, कंपाउंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है CONDITI, कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन का मतलब क्या है हमारे पास कि जब हम एक से ज्यादा कंडीशन को मिला के एक बड़ी कंडीशन बना दे, और मिलाएंगे कैसे, 9th क्लास में पढ़ा था तुम लोगों ने, कनेक्टर्स। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या है, कनेक्टर, जो क्या करते हैं 2 कंडीशंस को आपस में मिला सकते हैं। नोट ऑपरेटर नहीं मिला सकता। एंड और क्या है, कनेक्टर्स हैं, ये कंपाउंड कंडीशन बनाते हैं, 2 कंडीशन या 2 से ज्यादा कंडीशंस को मिला के एक कंडीशन बना देंगे। अब भी इसका जवाब या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, या तो A अगर B से भी बड़ा है और A अगर C से भी बड़ा है तो जवाब क्या आएगा, ट्रू, नहीं तो जवाब क्या आएगा, फॉल्स। इसको देख लेना, और एंड और इस तरह से ये ऑपरेटर्स आ गए। यूनिट और बाइनरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों 3 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनिटी, बाइनरी, और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर कहते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आ गए हमारे पास, यूनिटी, बाइनरी और TENAR, टेनरी ऑपरेटर। यूनिटी मतलब यूनिट, यूनिट मतलब 1, बाइनरी मतलब बाई, बाई मतलब 2, टेनरी मतलब ट्राई, ट्राई मतलब 3। 1 क्या, 1 ओपोनेंट, यानी कि हमारे पास ये देखो, मैं अगर तुम लोग को बताऊं 2 + 2, छोटे तो जो किया था इसके अंदर प्लस क्या है, ऑपरेटर, और 2 क्या है, ओपोनेंट। इसका स्पेलिंग देख लेना, 2 + 3 तो 2,3। क्लियर है, OPEAND फॉर एग्जांपल। ओपोनेंट इसका स्पेलिंग यहाँ पे देख लेते हैं, ओपोनेंट OPERAND, सॉरी OPERAND, ओपोनेंट। तो अब जिसमें एक ओपोनेंट आएगा, जिसमें 2 ओपोनेंट्स आएंगे, जिसमें 3 ओपोनेंट्स आएंगे। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे -5, जैसे नोट ऑपरेटर के साथ आ सकता है, नोट ऑपरेटर भी आता है हमारे पास, A ग्रेटर देन B। क्लियर है, तो ये पूरा एक ओपोनेंट है, क्योंकि नोट इसको, इसकी जो भी वैल्यू आएगी या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स, उसको ट्रू कर देगा। ये माइनस है तो ये आ गया। यहाँ पर तुम लोगों को पता है A + B 2 - 5, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक ऑपरेटर है, और उसके साथ 3 और 5 क्या है, 2 ओपोनेंट है। 3 एक ओपोनेंट है, दूसरा 5 ओपोनेंट है। टेनरी ऑपरेटर, C आल्सो ऑफर टेनरी ऑपरेटर इज आल्सो ऑपरेट 3 ओपोनेंट। इसको वैसे दिमाग में रख लो, ये होता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। क्वेश्चन मार्क कोलन यानी कि A ग्रेटर देन B है, लेस देन B है फॉर एग्जांपल, तो प्रिंट करवा दो A, ये तुम लोग का स्कोप में नहीं है, इसको वैसे दिमाग में रख लो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, और B। क्लियर है, तो कुछ इस तरह से होता है हमारे पास ये टेनरी ऑपरेटर। इसको प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर जिंदगी रही तो। एक ओपोनेंट,
दूसरा ओपोनेंट, तीसरा ओपोनेंट और ये ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क। ये टेनरी ऑपरेटर है, इनको एक बार रीड कर लेना, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है इसमें, तो मुश्किल हो तो पूछ लेना। नीचे आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस तुम लोगों ने याद करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आती होती है कि सबसे पहले कौन सा काम होगा, बाद में कौन सा काम होगा। तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था डमैस रूल, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डमैस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम होगा, उसके बाद नॉट ऑपरेटर का, उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड का, उसके बाद प्लस माइनस का, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का, उसके बाद एंड, उसके बाद और, उसके बाद इक्वल। ये ज़बानी याद होने चाहिए। मेरे साथ पढ़ो दोबारा। ब्रैकेट्स वाला काम होगा, नॉट ऑपरेटर वाला काम होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड वाला काम होगा, प्लस माइनस, रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड, और उसके बाद इक्वल। तो अब ये तुम लोगों से पूछे कि इसमें सबसे पहले कौन सा काम होगा, भाई सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम होगा। इसमें वो पूछे सबसे पहले कौन सा काम होगा, तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट वाला होगा, उसके बाद हमारे पास अब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं बात करता हूँ 25 मोड 3 मल्टीप्लाई 4। अब मल्टीप्लाई और मोड दोनों एक ही जगह पे हैं, तो सबसे पहले काम कहाँ से शुरू होगा, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से शुरू होगा और कहाँ जाएगा, राइट साइड से। तो पहले मोड वाला काम होगा, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई वाला काम होगा। ये बात याद रखनी है। बाकी समझिए तुम लोग का ये वाला चैप्टर खत्म हमारे पास। जिंदगी रहे तो तीसरा चैप्टर की वीडियो भी आएगी और चौथे चैप्टर की भी। नहीं आई तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, कोई मसला हो तो इंशाल्लाह मैं तुम लोग को जवाब वहाँ पर दे दूंगा। बाकी